अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, बेटा तुम लोगों को ये थर्ड लेक्चर, जैसा कि पता है कि आप चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स का। लास्ट दो क्लासेस में तुम लोगों को जो चीज सिखाने की कोशिश की वो सिखाने की कोशिश की कि किस तरह से डिवाइड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, अभी मुझे भी श्योर नहीं है कि तुम किस हद तक उस चीज को पिक कर सकोगे, मगर एक दो चीजें अच्छी तरह से समझ लीजिए कि देखिए, आप में से हर तरह के बच्चे होंगे जो लास्ट क्लास तक सब हमारा मेन काम था जो सिखाने की कोशिश की थी वो ये की थी कि तुम सब लोगों को याद रखो कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सबसे पहला काम जो फिक्स एसेट है उस फिक्स एसेट की क्या मालूम करना थी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, जब हम किसी भी फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे थे तो हमने ये कहा कि टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए किस बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, अब ये पिछली क्लास में पढ़ाया था कि एक्सपेंडिचर क्या है, तो मेन दो बातें याद करवाई थी। क्या कि एक एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम देते हैं। आसान तरीन लफ्जों में सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब आपस में इकट्ठा कर लिया जाएगा, एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा, टोटल कर लिया जाएगा, तो हमें उस फिक्स एसेट की क्या मालूम हो जाएगी, टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगी। इसके लिए पिछली दो क्लासों में थोड़ा सा आपसे क्या डिस्कस किया कि किस तरह से तुम मालूम करोगे कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके लिए बाकायदा एक लॉजिक समझाने की कोशिश की कि वो नेसेसरी होगा, रीजनेबल होगा, वंस इन अ लाइफ होगा तो कैपिटल होगा और रेवेन्यू होगा। अच्छा, हो सकता है शायद इतने अच्छे से बात अभी आप में से बहुत से लोगों को ना पल्ले पड़ रही हो, ना समझ आ रहा हो, ना आप उसको पिक कर पा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो कि अगर वो चीजें इतनी ज्यादा लॉजिकली नहीं जा पा रहे तो ये करना कि चंद आइटम्स को याद से रट लो कि ये कैपिटल होते हैं, ये रेवेन्यू होते हैं, और वो तमाम चीजें अभी आज का जो लेक्चर या आज की जो बात करने जा रहा हूं उसमें शामिल है। यानी किनको किस तरह याद रखना है ये तुम आज सीखोगे अच्छी तरह से कि कौन सा कैपिटल होता है, कौन सा रेवेन्यू है। और असल काम ही यही है कि जो हम थियोरेटिकली पढ़ रहे थे, क्योंकि वो सवालात जो कल तक की बात पे की वो क्वेश्चन जरा कम कम आते हैं, असल हर दफा प्रैक्टिकली यही काम आएगा जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं। इसलिए यहां बड़े तवज्जो से देखो, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेके चलता हूं किस तरह से करोगे। सुनो, सबसे पहले हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर यानी स्टडी नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 सामने रखोगे। ठीक है, और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर नोट्स का मसला हो, चीजें हो, मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इन तमाम चीजों के सॉल्यूशन सॉल्व मैंने नेट पे भी, वेबसाइट पे भी रखे हुए हैं। तो तुम लोगों से सिर्फ इतना सा है कि ये तमाम चीजें आप अपने पास रखें, नोट्स, स्टडी नोट्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सॉल्व करके सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है इस डेप्रिसिएशन के अंदर, उसमें सबसे पहला काम ही ये है कि तुम्हें कैलकुलेट करनी है, और तुम इस तरह हेडिंग डालोगे, कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तुम कैलकुलेट करने जा रहे हो फिक्स एसेट्स की टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये हेडिंग डाली आपने, अब इसको मैं साफ कर रहा हूं। किस तरह शुरू करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा हर क्वेश्चन का स्टार्ट और आगाज किस तरह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप नोट करें तो लिखा हुआ है, ए कंपनी हैज परचेज्ड अ मशीन ऑन जनवरी 1 करंट ईयर। एक ए कंपनी है, उसने एक मशीन परचेज की है जनवरी 1 को। हेडिंग में चाहो तो जहां मैंने फिक्स एसेट लिखा है इसकी जगह मशीन लिख सकते हो कि कंपटीशन फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ
मशीन, ठीक है। फिक्स एसेट भी लिख दिया तो गलत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आइंदा चले तो मशीन लिखें। अच्छा, अब बताइए रहा है कि ये मशीन जो करंट ईयर में परचेज हुई है उसकी लिस्ट प्राइस है 9 लाख। अब क्या बताया था, लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस वो इनिशियल प्राइस है जिस प्राइस पर वो दुकान से जब हम पूछते हैं कि ये मशीन कितने की है तो वो बताता है कि ये लिस्ट प्राइस है जनाब इसकी, यानी जैसे एक फाइल होती है उसमें लिखा होता है। या आसान और कर दूं तो यूं समझ लो किसी सुपर स्टोर वगैरह पे जाओ, कोई प्रोडक्ट उठाओ तो उसमें टैग लगा हुआ होता है ना कि ये इतने का है, इसी तरह वो लिस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले यहां पर लिखोगे लिस्ट प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस आपके पास इस वक्त बताई गई है 9 लाख रुपीज। राशिद, मैंने कैलकुलेटर कहा था दोस्त, 9 लाख से आप लिखेंगे और अब आगे पढ़ें तो नॉर्मली होगा सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब डिस्काउंट आया, ट्रेड डिस्काउंट। यहां पे ये बात समझ लो कि ये जो लफ्ज डिस्काउंट है ये आपके लिए कोई नया नहीं है, आप पहले भी लफ्ज डिस्काउंट सुनते आ रहे होंगे, ठीक है ना। मगर ज्यादातर आप जब सुनते हैं डिस्काउंट का लफ्ज तो आपके दिमाग में आता है परचेज डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, ठीक है, बिल्कुल आता है, सही आता है, गलत नहीं है। मगर जरा सा आप और अच्छे से तफसील से पहले डिस्काउंट को थोड़ा सा समझ लो। अगर आपसे कहा जाए कितनी तरह के डिस्काउंट होते हैं तो आज के बाद हमेशा जवाब दीजिएगा कि टोटल 3 तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक डिस्काउंट है जिसका नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट होता है जिसको कहते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट, ठीक है। और तीसरा डिस्काउंट होता है जिसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट, या पूरा नाम देते हैं कैश पेमेंट डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 3 तरह के डिस्काउंट दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट और कैश पेमेंट डिस्काउंट। आप असल में जिस डिस्काउंट को परचेज डिस्काउंट कहते थे या सेल डिस्काउंट कहते थे वो हकीकतन ये वाला होता था। कौन सा? लास्ट वाला, कैश पेमेंट डिस्काउंट। यही कैश पेमेंट डिस्काउंट असल में जब मिलता है जब कोई शख्स कैश की अदायगी वक्त से पहले कर दे। याद है ना वो एक टर्म होती थी क्या, ये वाली, अभी आगे इसमें भी आएगी, 2, 10 and 30। क्या मतलब हुआ कि अगर ये लिखा है 2/10 तो इसका मतलब है 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर हो जाएगी। और N30 का मतलब होता था नॉट मोर देन 30 डेज, यानी टोटल पैसा जो है उधार का पीरियड है वो टोटल पैसा जो पीरियड तक ड्यू रहेगा वो 30 दिन है। तो जहन में रहे कि ये वाला डिस्काउंट कैश पेमेंट डिस्काउंट होता था जो तुम परचेज या सेल डिस्काउंट के नाम से याद रखते थे, वो दरअसल ये डिस्काउंट है। परचेज डिस्काउंट अगर खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो परचेज डिस्काउंट, और बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो सेल डिस्काउंट के नाम से याद रखा जाता है। तो बहरहाल ये है कैश डिस्काउंट जो अभी यहां आगे आएगा, जिसकी शर्त ये होती है कि जो टर्म है तय 10 दिन, तो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाए तो डिस्काउंट मिलेगा, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अच्छा, बाकी जो 2 डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट, इनमें क्या बात है कि देखो ट्रेड डिस्काउंट को अगर मैं एक आम मिसाल के पैदा करूं तो यूं समझो कि आप अगर किसी अपने जानने वाले की दुकान पे जाते हैं और जानने वाले की दुकान पे जाने के बाद किसी भी आइटम को देखते हैं, भाई ये कितने का है, वो बताता है जनाब इसकी प्राइस ये है, ठीक है, कोई भी प्राइस बताई उसने। अब आपका अगला जुमला अपने जानने वाले से क्या हो सकता था मुतवक्किल तौर पे कि अच्छा ठीक है सर ये तो सबके लिए है ना, ये बताएं ये हमारे लिए कितने की हो जाएगी। अब ये जो आप लेना चाह रहे हैं डिस्काउंट, हमारे लिए कितने की हो जाएगी अपने किसी जानने वाले से, तो बेसिकली आप अपने जान पहचान के अवज क्या लेना चाह रहे हैं, डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि अक्सर जानने वाले अपने दोस्तों को ज्यादा काटते हैं, है ना, कि वो बताते ही ज्यादा है कि उसको पता है कि ये मांगेगा डिस्काउंट। बहरहाल ये एक मजाक की बात थी। तो समझना ये है कि ट्रेड डिस्काउंट जान पहचान की वजह से एक दूसरे के साथ किसी खास रवाबित की वजह से दे देते हैं,
तो वही उसी तरह से ट्रेड डिस्काउंट ऐसा है कि अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है तो वो बिजनेस एक दूसरे बिजनेस को डिस्काउंट देते हैं। मसलन अगर टोयोटा वाले गाड़ी बनाते हैं, ठीक है, और जनरल वाले टायर बनाते हैं। अब जनरल वाले जो टायर बनाते हैं वो आम मार्केट में भी बेचते हैं और टोयोटा वालों को भी बेचते हैं। लेकिन अब एक बात सोचो कि जनरल वाले जो टायर आम मार्केट में बेच रहे हैं उसकी कीमत जो भी थी टोयोटा वालों से वो खास एक डिस्काउंट दे देंगे उनको। क्यों? क्योंकि टोयोटा वाले अगर गाड़ी नहीं बनाएंगे तो जनरल वाले टायर किसको बेचेंगे? तो टोयोटा वालों को जनरल वाले एक खास किस्म का डिस्काउंट देते हैं अपने बिजनेस के पार्टनर होने की वजह से या बिजनेस के जानने वालों की वजह से, तो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट पूरा एक डेफिनेशन मैंने इसमें नोट्स में पूरा लिखा है, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे पूरा बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, क्योंकि एक दफा ना ऑब्जेक्टिव में भी आया था कि ट्रेड डिस्काउंट को डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, तो वो आपको फिर एमसीक्यूज में आया है ट्रेड डिस्काउंट का, तो उसके लिए जरा सा पढ़ लेना बस। लेकिन इतना जान लो तो बहुत है कि जो लिस्ट प्राइस होती है उस लिस्ट प्राइस से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक डिस्काउंट है। तो जब भी कभी ट्रेड डिस्काउंट आ जाए तो आपने इसके नीचे लिस्ट प्राइस के नीचे लिखना है माइनस, और उसके बाद लिखना है क्या हुआ ये जी, ट्रेड डिस्काउंट लिखिएगा। कितना है तो आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसी 9 लाख का जो आपने 9 लाख लिया है, इस 9 लाख का आप 10% लेंगे। अब 10% का मतलब पता है ना, 10/100। तो 9 लाख को 10/100 किया, कितना आ गया आपके पास? बल्कि ब्लैक से ही लिखूं तो ये आ गया 90,000। 9 लाख से जब 90,000 माइनस करेंगे तो 8,10,000 आएगा। इस प्राइस को नाम देंगे कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा लिस्ट प्राइस से माइनस कर दिया जाएगा कौन सी चीज? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जब भी होगा लेस कर दिया जाएगा। अच्छा हाँ, बात एक रह गई थी, क्वांटिटी डिस्काउंट मैंने बताया नहीं। क्वांटिटी डिस्काउंट जैसे होता है ना, एक खास से ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पे डिस्काउंट मिलता है। जैसे अक्सर आप जाते हैं किसी मार्केट वगैरह में जाएं तो है कि जी 10,000 की शॉपिंग कर लें तो उस पर एक डिस्काउंट मिलेगा। या बाज़ औक़ात आप अक्सर आते जाते हुए वो बर्गर और टिक्के विक्के की जो दुकान होती है उस पर बैनर लगा हुआ देखेंगे कि 5 टिक्कों के साथ छठा टिक्का मुफ्त। तो ये जो है डिस्काउंट क्या होता है? क्वांटिटी डिस्काउंट होता है। अच्छा, फर्क एक बात का ध्यान में रखना कि ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट ना, वो हमेशा जिस वक्त खरीद रहे होते हैं उसी वक्त पता चल जाता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट हमेशा शुरू, तो हमेशा याद रखो कि ये दोनों जो है माइनस हमेशा हो जाते हैं। ये वाला लेकिन कंडीशनल है, यानी ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट बुक्स में नहीं आते, ये हमेशा माइनस हो जाते हैं। इसीलिए आज तक आपने कभी कहीं पे ट्रेड और क्वांटिटी डिस्काउंट लिखा हुआ अपनी अकाउंटिंग में नहीं लिखा, लेकिन आपने सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट लिखा था, क्योंकि ये कंडीशनल थे। अभी आगे आइएगा तो देखिए इसमें आता है। तो बहरहाल यार आसान करते हैं, ज्यादा बातें नहीं। लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, क्या चीज आ गई? कॉस्ट प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस है 8,10,000। अब आगे क्या कहता है? आगे कहने लगा एंड अ कैश डिस्काउंट 10 to 10 and 45। अब आगे वही वाली चीज जो कैश पेमेंट, कि जिससे हमने ये मशीन खरीदी उस शख्स ने ये कहा कि 2, 10 and 45, यानी 30 की जगह उसने 45 दिन का उधार दे दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज वही है कि 2% डिस्काउंट मिलना है कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। अब यहां पर ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस से कैश डिस्काउंट हो सकता है लेस हो सकता है लेस ना हो। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लेस करना है या नहीं करना? तो इसके लिए 3 बातें याद रखो। अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस से कैश डिस्काउंट या परसेंटेज या रेट इस तरह आ जाए तो जहन नशीन कर लो कि हमें 3 तरीके से पता चल सकता है कि ये लेस होगा या नहीं। पहला तरीका ये है कि क्वेश्चन के अंदर वहीं पर आगे या पीछे या रिक्वायर्ड में ये बात लिखी होगी कि कंपनी ने
10 दिन के अंदर, यानी खरीदने वाले ने 10 दिन के अंदर पेमेंट की है या 10 दिन में पेमेंट नहीं की है। तो ये सवाल के अंदर लफ्जों में लिखा होगा, वर्डिंग में लिखा होगा कि कंपनी अवेल डिस्काउंट पीरियड, कंपनी पेड विद इन डिस्काउंट पीरियड, यानी कोई भी ऐसी इंग्लिश में लाइन जिससे तुमको ये अंदाजा हो जाएगा कि पेमेंट डिस्काउंट में हुई है, तो तुम तय है कि यहां से कैश डिस्काउंट लेस कर दोगे। कैसे वो मैं भी करके दिखाता हूं, लेकिन ये पहले ध्यान में रखो कि लेस करने का पहला तरीका है सवाल लिख कर देगा कि डिस्काउंट मिला या डिस्काउंट नहीं मिला। दूसरा तरीका ये होता है कि डेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अक्सर जैसे कि सवाल में भी तुम अगर नोट करो तो शुरू में लिखा हुआ था ना कि खरीदा कब, खरीदा जनवरी 1 को। तो जब जनवरी 1 को खरीदा और 10 दिन का टाइम है, तो अगर पेमेंट जनवरी 10 या उससे पहले पहले हो जाए तो डिस्काउंट मिलेगा, और अगर जनवरी 10 के बाद की कोई पेमेंट डेट हो तो इसका मतलब है डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहां से बस बात यह कि नहीं मिलेगा तो लेस नहीं करेंगे, मिलेगा तो लेस करेंगे। तो दो बातें हो गई। पहली बात, डिस्काउंट मिला या नहीं मिला वो लिखा होगा लफ्जों में। दूसरी बात, डिस्काउंट मिला या नहीं मिला ये पता करना पड़ेगा डेट के जरिए से। खरीदने की डेट और अदायगी की डेट वो मेंशन करेंगे, अदायगी की डेट, ठीक है। और तीसरा और आखिरी तरीका ये होता है कि क्वेश्चन जो है वो रिमेन साइलेंट रहता है, खामोश रहता है, वो नहीं बताता कि डिस्काउंट मिला या नहीं मिला, कुछ नहीं लिखा होता है। तो याद रखो, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तब भी तुम यही समझोगे कि डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन में कहीं पर कोई बात ना लिखे, मिला नहीं मिला, बिल्कुल क्वेश्चन कोई मेंशन नहीं कर रहा, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, तो हमेशा तसव्वुर करना कि मिल गया, ठीक है। तो बहरहाल इस वक्त क्या है तो मैं आपको दिखाऊं कि इस वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने जो तरीकेकार इख्तियार करवाया उसमें देखिए आप, जहां रिक्वायर्ड थी ए रिक्वायर्ड, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंपनी अवेल द कंसेशन पीरियड, यानी कंपनी ने उस 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी है। और जब पेमेंट कर दी है तो इस 8,10,000 से 2% का डिस्काउंट माइनस करेंगे। इस 8,10,000 का आप 2% लेंगे, यानी 8,10,000 का। अब ये आप लोग होते तो मैं आपसे कैलकुलेट करवाता, लेकिन अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। 8,10,000 का लूंगा मैं 2%, जो कि बनता है, ये कैलकुलेटर भी थोड़ा सही नहीं है, 16,200 रुपए। तो मैं यहां से इस फिगर से 8,10,000 से 16,200 रुपए माइनस कर दूंगा। अब जो प्राइस आती है इस प्राइस को नाम देते हैं कैश प्राइस, ठीक है। तो इससे हम ये माइनस करते हैं 8,10,000 से माइनस करते हैं 16,200 रुपए, तो हमारे पास आ रहा है 7,93,800। ये है वो कैश प्राइस जो हमें उस दुकानदार को पे करने पड़ेगी खरीदने के 10 दिन के अंदर अंदर। थी तो वो चीज 9 लाख की, लेकिन हमें उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया तो वो चीज हो गई थी 8,10,000 की, और उसने कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पे कर दोगे तो मजीद डिस्काउंट मिला, और वो माइनस करके पैसे जो अब अदा करने हैं कैश की सूरत में उस शख्स को वो अदा करने हैं 7,93,800। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमसे कहने लगा क्या, The company has also paid sales tax at 5%। अच्छा, अब ये सेल्स टैक्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से एक लगाया जाने वाला टैक्स है, जिस टैक्स के जरिए से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो खरीदार से या उस बेचने वाले को कहती है कि जो ये चीज खरीद रहा है उससे एक टैक्स लेकर हमारे पास जमा करा दो। तो बहरहाल ये बस जहन में रखिए, ज्यादा टैक्स के ऊपर भी बात नहीं करते, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हमें अब तक दो चीजें जो थी, कौन सी दो चीजें, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दोनों को क्या किया था, लेस किया था। अगर सेल्स टैक्स आ जाएगा तो सेल्स टैक्स को इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी दो चीजें लेस होंगी। अगर सेल्स टैक्स होगा तो सेल्स टैक्स लेस नहीं होगा, वो पे होगा। और चूंकि पेमेंट हो रही है ये वाली, तो इसी पेमेंट की 7,93,800
800 की जो फिगर है, इस फिगर का हम लेंगे कितना परसेंट? 5%। अब परसेंट समझ में आ जाना चाहिए, परसेंट का मतलब है हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम लेते हैं 7,93,800 का 0.05 यानी 5%, तो हमारे पास आया 39,690। तो आएगा 39,690। चेक कर लूं मैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो 7,93,800 का हमने लिया है 5%, उसकी वैल्यू बनती है हमारे पास 39,690। जो माइनस होगा, जो प्लस होगा, सॉरी माइनस नहीं, जो प्लस किया जाएगा ऊपर वाली फिगर 7,93,800 में, तो ये फिगर आ जाएगी 8,33,490। इसको आप दोगे इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जो रसीद पे लिखी जाएगी, यानी उस दुकानदार को जब हम अदा करके अपनी मशीन उठाएंगे तो फाइनल प्राइस क्या होगी? 8,39,490। ये हमारी आखिरी इनवॉइस प्राइस होगी। तो फिर सुन लो, पहले लिखोगे कौन सी प्राइस? हमेशा लिस्ट प्राइस। उसमें से माइनस करोगे कौन सी प्राइस? ट्रेड डिस्काउंट। उसमें से फिर आएगी कौन सी? कॉस्ट प्राइस। उसमें से माइनस होगा कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट माइनस होना कंडीशनल है, हो सकता है कैश डिस्काउंट माइनस हो सकता है कैश डिस्काउंट माइनस ना हो। उसका पता कैसे चलेगा? कि हमें देखना पड़ेगा वो जो 3 तरीके बताए, रिवाइंड करके दोबारा देख लो कि क्या बोला, और उसके बाद फिर हमेशा सेल्स टैक्स क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अगर फर्ज करो कोई चीज, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि कैश डिस्काउंट नहीं मिला, तो जहन में आएगा सर फिर हम क्या करेंगे? कोई मसला नहीं है, आप 8,10,000 पे, ये वाली 2 लाइनें गायब हो जाएंगी। 8,10,000 पे डायरेक्ट ये सेल्स टैक्स क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बीच की ये 2 लाइनें यहां से क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो हमेशा जहन नशीन कर लो कि कोई भी एक चीज हो सकता हो, कोई सी भी चीज ना हो, तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये वो प्राइस है 8,33,490 रुपए, जिस पर हमने वो चीज उस दुकान से, उस शॉप से उठा ली। लेकिन अब पिछली क्लास में सिखाई थी ना कि टोटल कॉस्ट खाली वो नहीं होती जिस कॉस्ट पर हम वो चीज उठा के ले आए। लाजमी सी बात है वो चीज खरीदने के बाद उसको वर्किंग कंडीशन में लाना जरूरी है। जैसा मैंने समझाया था कल कि एक पंखा है, अभी सर पे चल भी रहा है, दिन का टाइम है, गर्मी लग रही है हमें, तो यहाँ पंखा चल रहा है। तो पंखा जो है लेकर आ गए उसको दुकान से खरीद के, लेकिन वो पंखा उस वक्त तक हमारे लिए कारामद नहीं है जब तक कि वो लग के क्या ना देना शुरू कर दे? हवा ना देना शुरू कर दे। इसी तरह मशीन दुकान से खरीद तो ली गई है, लेकिन उस मशीन को अपने ऑफिस तक, अपनी फैक्ट्री तक, अपनी दुकान तक लाकर फिट करने के भी कुछ और खर्चे होते हैं, और वही खर्चे सारे मिला के एक्सपेंडिचर्स हैं। तो इसमें फर्दर क्या होगा कि यहां तक की प्राइस के बाद इसमें मजीद आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मैं कहूंगा अच्छे से लिखिएगा ये चीज, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लिखिएगा। अक्सर किताबों में सॉल्ट फाइलियर में ना इसको अदर एक्सपेंसेस के नाम से लिखता है। अदर एक्सपेंसेस कोई लफ्ज नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस थोड़ी ऐड करते हैं, इसमें तो ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर। और पहले भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से लगे वो। अब इसके लिए जो लिस्ट आपको थी, जो कल मैंने क्वेश्चन पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिस्ट करवाई थी उसको देख लीजिएगा। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 को करके बताइएगा। ये सब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 सारा सॉल्व मौजूद है। तो थोड़ा सा अगर रट लो कौन से कैपिटल हैं कौन से नहीं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। अब पढ़ते हैं आगे। कहने लगा द कंपनी पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 12,000। अब हमें मालूम है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कल से हम जान रहे हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके आगे लिख दो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। कितना है जनाब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस? 12,000। अभी इसको इधर ऐड डायरेक्ट नहीं करो, अभी इधर लिखते जाओ इनर कॉलम में, ताकि सबको हम इकट्ठा करके ले जाएं। 12,000 नजर आ रहा होगा? चलेगा भाई 12,000। एक मिनट में देख लूं जरा। हाँ ठीक है, थोड़ा और बड़ा लिखता हूं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बाद है लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस भी कल बताया था
कि जो है वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और वो लेबर चार्जेस इस वक्त बता रहा है 5000, यहां आप 5000 लिख दीजिएगा। फिर कह रहा है टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन, ये भी आपको बताया था कल कि ये भी कैपिटल है, तो टेस्टिंग की चार्जेस और इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन क्या होता है, उसको फिक्स करना, लगाना, तो टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं 12000। अच्छा, फिर नहीं 12000 नहीं है, सॉरी, टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन है 3510, मैं गलत लाइन पे चला गया था, 3510। और फिर आखिर में एक है फाउंडेशन चार्जेस, तो फाउंडेशन चार्जेस जो है वो आ रही है इस वक्त, कितनी आ रही है, 6000। ठीक हो गया। अब इसके बाद दो और आइटम है, एक है फायर इंश्योरेंस, 3 ईयर फायर इंश्योरेंस जो कि पॉलिसी है 3000 की, और लाइसेंस फी है 1200 रुपए। याद रहे ये दोनों चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये दोनों चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट की टोटल कॉस्ट में शामिल नहीं की जानी है, इसलिए हम यहां पर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं लिखेंगे, उनको यही छोड़ देंगे। बस हमने जो ये 4 कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखे हैं, इन चारों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मैं ये चारों को प्लस करता हूं, 12, 5000, 5000, 3510 और प्लस करता हूं 6000, तो टोटल आया 26510। और अब मैं इस कॉस्ट को इस ऊपर वाली कॉस्ट के साथ प्लस कर देता हूं 8,33,490, तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ गई वो आ गई 8,60,000। ये वो कॉस्ट है जो लगने के बाद ये मशीन चलने के काबिल हो जाएगी। तो याद रहे किस तरह से कर रहे हैं, दोबारा से एक दफा देख लेना, बहुत सादा है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिस्ट प्राइस, उससे क्या लिखते हैं लेस करके ट्रेड डिस्काउंट, उससे क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, फिर माइनस करते हैं। अब अगर फर्ज करते हैं, मैंने जैसा कहा कि बाज औकात जरूरी नहीं है, इसमें 3 चीजें थी, दोनों डिस्काउंट थे, ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट था, क्या हुआ, लेस हुआ, सेल्स टैक्स ऐड हुआ। अच्छा, अब बाज बच्चे जो सही समझ रहे हैं वो अब जान गए कि जो चीज नहीं है उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये अकल में नहीं आ रहा यार सर कैसे छोड़ेंगे, क्या करेंगे, अब इतना तो समझ सकते हो ना यार कि अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसको क्या कर दो, 0 लिख दो। मसलन एक सवाल पढ़ते हो उसमें लिस्ट प्राइस आता है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तुम भूल गए, तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, लेकिन ये तो लिख सकते हो ट्रेड डिस्काउंट लिखो, और नहीं वैल्यू पता तो यहाँ पे क्या लिख दो, 0। तो भाई 9 लाख से 0 माइनस होगा तो वही 9 लाख आ जाएगा। तो अगर कभी कोई ना हो और फॉर्मेट में तुम्हें चेंज करना समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करो, उसके आगे 0 लिखो और अगला फॉर्मेट कर दो, कोई नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है, ठीक है। ये हो गया टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना। एक दफा रिवाइज करके दोबारा देख लेना कि किस तरह से होता है। अब यहां पर सिर्फ एक अगली चीज इसमें होती है, आप सवाल का ये जो सवाल था, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया, ये बेसिकली को रिक्वायर्ड 1 था या ए था, पहला रिक्वायर्ड था जिसमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करवाया। इसी सवाल के अंदर हमेशा दूसरा एक रिक्वायर्ड होता है जिसमें वो तुमसे जनरल एंट्री मांगते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ एक बेसिक काम आना चाहिए। लिखा जनाब ए कंपनी, ठीक है, सेकंड लाइन में लिख दिया क्या बना रहे हैं, लिखिए जर्नल एंट्रीज लिखिए। उसके बाद शुरू कीजिए कि अब जब परचेज हुई है तो फिलहाल कोई खास डेट नहीं, तो जनवरी 1 लिखिए। कौन सी चीज थी, क्या नाम था, अब यहां याद होना चाहिए कि जब भी कोई फिक्स एसेट परचेज होता है तो फिक्स एसेट के नाम को डेबिट करते हैं। क्या परचेज हो रहा है, मशीन, तो आप डेबिट में क्या लिखिए, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, मगर 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए। इस इनवॉइस प्राइस से पहले बनाइए मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 8,33,490 रुपए, और नरेशन में लिखिए क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लिखिए टू रिकॉर्ड इनवॉइस प्राइस, कि हमने इनवॉइस प्राइस ये पे की, किसकी, मशीन को उस दुकान से खरीदने की।
ठीक है, कब खरीदी, जनवरी 1 को खरीदी, जनवरी 1 को ये एंट्री बना दी। इसके बाद दोबारा जनवरी 1 ही बना लीजिए। होता असल में हकीकतन ये है, और अभी एक आगे कल के अगले सवाल में अगली क्लास में दिखाऊंगा कि बाज़ औक़ात खरीदने के बाद लाना, उसको लगाना, उसको तमाम काम करने में कई दिन लग जाते हैं। लेकिन चूंकि इस सवाल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कब लगाया, कब पे किया, तो हम अभी समझते हैं कि जो बाकी खर्चे भी हुए वो भी सब के सब इसी जनवरी 1 को हुए और कोई डेट चेंज नहीं है। लेकिन चूंकि ये सब के नाम तो अलग अलग थे, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, मगर चूंकि ये सब मशीन की कॉस्ट में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ये ऐड हो जाते हैं, तो इनको हम लोग किसी अलग नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, इनको इसी नाम से रिकॉर्ड करेंगे, मशीन के नाम से। समझ में आई बात? यही है कैपिटल एक्सपेंडिचर का फंडा या फॉर्मूला, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी अपने किसी नाम से, यानी मशीन को लाने के ट्रांसपोर्टेशन के नाम से नहीं होगा, इंस्टॉलेशन के नाम से नहीं होगा, फाउंडेशन के नाम से नहीं होगा। वो सारे जो कैपिटल थे वो सब मशीन की या जो भी फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू में चूंकि शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए दोबारा मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर फर्ज कीजिए इस वक्त मशीन नहीं होता, ऑफिस इक्विपमेंट होता, तो यहां ऑफिस इक्विपमेंट लिखते तो यहां भी ऑफिस इक्विपमेंट लिखते, यहां फर्नीचर लिखते तो यहां भी फर्नीचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लिस्ट थी जिसको अलग अलग करना सीखा था, रेवेन्यू को अभी बता रहा हूं क्या, लेकिन कैपिटल को यहां लिखा और रिकॉर्ड करते हुए कैपिटल के नाम से ही ऐड कर दिया। कितनी वैल्यू है? 26,510, 26,510। नरेशन लिख दीजिएगा क्या? टू रिकॉर्ड अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बस दैट्स इट। लेकिन अब आखिरी बात यह है, क्योंकि आपने बताया है कि उसी सवाल में दो चीजों के बारे में और बताया गया जिसको आपने ऐड नहीं किया, यानी कौन सी? रेवेन्यू के दो आइटम थे, एक था 3 ईयर फायर इंश्योरेंस और एक था आपके क्या था, लाइसेंस फी। उनको भी उसी नाम से रिकॉर्ड कर दो। बस फर्क यह है कि कैपिटल एसेट के नाम से रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जो फायर इंश्योरेंस है उसको लिख दो फायर इंश्योरेंस डेबिट, या अगर चाहो तो चूंकि 3 साल का है, एडवांस दिया है, तो लिख सकते हो प्रीपेड फायर इंश्योरेंस लिख सकते हो। कोई फायर इंश्योरेंस में लिख दो तो गलत नहीं है। और उसके बाद आपके पास लाइसेंस फी था, आप लाइसेंस फी को डेबिट कीजिए और कैश क्रेडिट कर दीजिए। कितनी अमाउंट थी मैं देख लूं एक दफा, 3,000 और 1,200, तो 3,000 और 1,200 रुपए लिखिए, 4,002 से कैश कर दीजिए, नरेशन लिखिए टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यही बुनियादी फर्क है, इसीलिए इतनी मेहनत करवाई थी तुम्हें कैपिटल और रेवेन्यू बांटने में, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट निकालते हुए ऐड हो जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होते। ठीक है, अब जो चीजें हैं दोबारा से वीडियो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बुक के क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया है, इसके आगे का 4, 5, 6, 7 अटेम्प्ट करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए, फिर मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।